हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज भूगोल के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को आज करवाने वाली हूँ सारा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है या थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके लाई हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसार में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसकी ज़रूरत को पूर्ति करता है, वे सभी वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक हो या खुद मानव निर्मित किया हो, सभी वस्तुएं हैं जो संसाधन कहलाती है। वैसी वस्तु प्राकृतिक में पड़ी वैसी वस्तु जो मानव के जीवन को मानव के जीवन को सरल नहीं बनाता है या उसकी ज़रूरत को पूर्ति नहीं करता है, प्राकृतिक में पड़ा हुआ है, वैसा जो वस्तु है संसाधन नहीं कहलाता है। संसाधन वही वस्तुएं कहलाएंगी जो मानव जीवन को सरल बनाएगा और मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। वह सभी वस्तुएं हैं जो संसाधन कहलाती है। स्वयं मानव भी एक संसाधन होता है क्योंकि वो अपना ज़रूरत खुद पूरा करता है, तो वह भी मानव भी एक संसाधन हुआ। तो चलिए हम लोग समझ लेंगे संसाधन क्या होता है एवं संसाधन और इसका उपयोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तो एक कहा था, एक किसका कथन था, तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसका जो है इसका अंत नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा कभी बंद हो सकती है, तो जो मतलब ख़त्म ना हो उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। तो ये है जो सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। यहाँ पे देखिए, कीमती संसाधन पैसा के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, तो सबसे कीमती संसाधन हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे कीमती संसाधन खनिज है। अब क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो इसमें देखिए, हवा का तो सीमित कोई भंडार सीमित नहीं है, असीमित भंडार है। पानी का भी असीमित भंडार है, सौर ऊर्जा का भी असीमित भंडार। ये रहा खनिज तेल, इसका है जो सीमित भंडार है, यानी एक बार ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। इसका भंडार है जो खनिज तेल का सीमित भंडार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम है जो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार जब खत्म हो जाएगा पेट्रोल तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, कोयला ऐसा हो गया जो अनवीकरणीय संसाधन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 6। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो ये 200 किलोमीटर तट रेखा, यानी कि उसके किसी देश के किनारा से 200 किलोमीटर तक समुद्र में उस देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, यानी कि देश की सीमा जहाँ है समुद्र से टच करती है, वहाँ से 200 किलोमीटर समुद्र में वो उस देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सागर तट से कितने किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होती है। तो ये हो जाएगा 19.2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ कह रहा है कि किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति जब पूछेगा तो 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो जब अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पूछेगा तो 200 किलोमीटर हो जाएगा, और राष्ट्रीय संपत्ति पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पृथ्वी गलत लिखा हुआ है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, जिसके कारण पृथ्वी
जब हम लोग आकाश से देखते हैं तो उस कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा है जो किस प्रकार का संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि। मानव संसाधन है लेकिन सबसे बड़ा संसाधन है, तो क्यों है सबसे बड़ा संसाधन? क्योंकि देखिए वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग दोनों करता है। मानव है जो वस्तुओं का संसाधन का उत्पादन भी करता है और उसका उपयोग भी करता है, इसलिए है जो मानव है सबसे बड़ा संसाधन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो झारखंड के जो स्वर्ण क्षेत्र है वो संचित भंडार है। कैसा है, किस प्रकार का संसाधन है, संचित भंडार। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12, 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1972 में स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में। कब? तो 1972 में। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है, एक 1972, एक स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है जो सुमेश सर की है पुस्तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जनेरो में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 साल बाद यानी कि 1997 में ये कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। चूँकि पृथ्वी सम्मेलन 5-5 साल के अंतराल में होता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस सम्मेलन को एक और नाम से जाना जाता है +5 सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन को, क्योंकि ये 5-5 साल के अंतराल में होता है। देखिए 92 में हुआ, फिर 97, फिर 2002, 5-5 साल के अंतराल में होता है, इसलिए पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन हाउस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ग्रीन हाउस सम्मेलन 1987 में आयोजित किया गया था। ग्रीन हाउस सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1987 में आयोजित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 1987 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। देखिए कब आयोजित किया गया था? तो 1987 में। क्वेश्चन नंबर 15 यही था कि ग्रीन हाउस सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1987। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। अब फ्रेंड्स देखिए, ग्रीन हाउस सम्मेलन को ही विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, विश्व पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल में। ऐसे भी पूछेगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था, तो इसका सेम ही आंसर हो जाएगा 1987 और मॉन्ट्रियल में। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी की है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार है जो जलोढ़ मिट्टी की सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये कहाँ? राजस्थान, जैसे हो गया राजस्थान में मरुस्थल है। राजस्थान भारत के पश्चिम में है, तो इसलिए भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जहाँ मरुस्थल रहेगा वहीं मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाएगा, तो इसलिए भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, तो पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड पाया जाता है? तो यह है जो लेटेराइट मिट्टी में लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और भारत के अधिकांश क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे अधिक विस्तार भी जलोढ़ मिट्टी की है। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। और ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ज़्यादातर? महाराष्ट्र में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है, कहाँ पाई जाती है? तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा किसके लिए उपयोगी है? ये कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है? तो भारत में पर्वतीय भूमि का 30% है। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि पर्वतीय है? तो 30% भूमि है जो पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन से कारक मृदा निर्माण में सहायक हैं? तो मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक? तो पर्वतीय चट्टानें ये भी सहायक है मृदा निर्माण में, स्थानीय जलवायु भी सहायक है, वनस्पति और जीव भी सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छोटा नागपुर का पठार है जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ लाल मिट्टी है जो पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, छोटा नागपुर के पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से जो लाल मिट्टी बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। यानी कि संसाधन के संरक्षण को लेकर सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने आवाज़ उठाई थी संसाधन के संरक्षण को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लब ऑफ रोम ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? जब विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। कौन सा शिखर सम्मेलन? विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। तभी से ये 5 जून से, तब से 1972 से ही ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। टोटल 31 क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वीडियो को आप लोग दोबारा चाहे तो देख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। फ्रेंड इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हर रोज़ चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखने के लिए थैंक यू।